गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठीय रसायन, उसमें कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था कोलाइड के निर्माण की विधियां। तो अब हम कोलाइड के निर्माण की विधियों में मैंने आपको बताया था कि जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उनको बनाना बहुत आसान होता है। सीधा ही परिक्षिप्त प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम में घोल दिया जाता है। लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड है वो आसानी से नहीं बनते, क्योंकि उनमें परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण बल नहीं पाया जाता। तो उनको अलग अलग विधियों द्वारा हम बनाते हैं। मैंने आपको एक भूमिका बनाई थी कि दो विधियां काम में ली जाती हैं, एक तो परिक्षेपण विधि और एक संघनन विधि। परिक्षेपण विधि किसके काम में आती है? परिक्षेपण विधि में हम क्या करते हैं, जो आपके छोटे आकार के कण रहते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था के, जिनका आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, उसको हम बड़े आकार के जो कण रहते हैं उनको हम छोटे आकार में कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं पीस कर या अन्य विधियों द्वारा। और दूसरा रहता है आपका संघनन विधि। संघनन मतलब जुड़ना, कंडेंस होना, जुड़ना। तो इसमें क्या है, जो ऐसे परिक्षिप्त प्रवस्था के कण जिनका आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा है उनका समूहन कराया जाता है। संघनन में क्या कराया जाता है? समूहन। परिक्षेपण विधि हमने स्टार्ट कर दी थी, और परिक्षेपण विधि में मैंने आपको दो विधियां बता दी थी। एक तो मैंने आपको बता दी थी यांत्रिक परिक्षेपण, और एक बताया था विद्युत परिक्षेपण। यांत्रिक परिक्षेपण और विद्युत परिक्षेपण मैंने आपको बता दिया था। अब एक तीसरी विधि आ रही है परिक्षेपण विधियों में ही, पेप्टीकरण। तीसरी विधि है पेप्टीकरण। पेप्टीकरण क्या होता है? किसी ताजा बने हुए अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाकर उसका कोलाइड विलयन बनाना ही क्या कहलाता है? पेप्टीकरण। किसी पदार्थ का ताजा बना अवक्षेप है, उसमें अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्य मिला देते हैं, और वो विद्युत अपघट्य मिलाने पर जो आपका अवक्षेप है वो किस में बदल जाता है? कोलाइड विलयन में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? पेप्टीकरण। किसी ताजा बने अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाकर उसे कोलाइड में बदलना ही क्या कहलाता है? पेप्टीकरण। पेप्टीकरण कहलाता है। ठीक है ना? इस विधि द्वारा हम धनावेशित और ऋणावेशित दोनों प्रकार के सोल तैयार कर सकते हैं। इस विधि से हम ऐसे सोल भी तैयार कर सकते हैं जो धनावेशित होता है, और वो सोल भी तैयार कर सकते हैं जो कि ऋणावेशित होता है। पर ये जो सोल तैयार होते हैं ये अस्थायी होते हैं। कुछ समय बाद ही ये निलंबित होने लगते हैं, निलंबन में बदल जाते हैं, नीचे बैठने लग जाते हैं। ज्यादा देर तक ये बने नहीं रहते, धीरे धीरे निलंबन में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, मुझे फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल तैयार करना है, तो मैं फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल तैयार करने के लिए क्या करूंगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बनाने के लिए क्या करते हैं हम? जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का ये अवक्षेप प्राप्त हो गया हमको, इसमें ये नीचे फेरिक हाइड्रोक्साइड का ये अवक्षेप है। ठीक है ना भाई? FeOH का होल थ्राइस का अवक्षेप ताजा बना हुआ है। इसमें हम
फेरिक क्लोराइड जो विद्युत अपघट्य है, कुछ मात्रा में फेरिक क्लोराइड मिला देते हैं FeCl3 को। ये किसका विलयन है? FeCl3। तो FeCl3 का विलयन इसमें कुछ मात्रा में डाल देते हैं। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप है, ये फेरिक क्लोराइड का अवक्षेप है, वो है विलयन। तो ये तो विद्युत अपघट्य का कार्य कर रहा है, ये अवक्षेप है ताजा बना, तो इसको इसमें डाल दिया जाता है, यहां से इसमें डाल दिया जाता है। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही इसको इसमें डाला जाता है तो जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है FeOH का होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड की सतह पर फेरिक आयनों का अधिशोषण हो जाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड की सतह पर क्या होता है? फेरिक आयनों का FeCl3 से जो Fe+3 आयन प्राप्त होते हैं उनका अधिशोषण हो जाता है Fe+3 का, इस तरह से। ये इनका अधिशोषण हो गया। तो आपको ये धनावेशित कोलाइड कण मिल गए। ऐसे एक दूसरा मॉलिक्यूल और दिखा देता हूं, FeOH का होल थ्राइस, इसके ऊपर Fe+3 आयनों का तो ये कोलाइड आकार में आ गए, कोलाइड। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों? इस पर भी धनावेश है तो इस पर भी धनावेश है, ये धनावेशित सोल प्राप्त हो गया, और जो क्लोराइड आयन है वो पूरे कोलाइड विलयन में वितरित हो जाते हैं। इस तरह से इनको दिखा देते हैं, मैं ये दो ही दिखा रहा हूं। जो क्लोराइड आयन है Cl- आयन विलयन में वितरित हो जाते हैं। देखा तो कहीं पे भी बना दो, ये आपकी क्लोराइड आयन होंगे। तो यहां पर क्या होगा, इन पर समान आवेश होने के कारण, दोनों पर धनावेश है, धनावेश होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे इस विलयन में ये निलंबित रहेंगे, तैरते रहेंगे। ठीक है ना? यहां पर जो ये आवेश की परत प्राप्त हुई है, ये आवेश की परत स्थायी होती है, इसे अपन प्राथमिक परत बोलते हैं। Fe+3 आयन जो अधिशोषित हुए ना, इसे क्या कहते हैं अपन? प्राथमिक परत, प्राथमिक प्राइमरी लेयर। और जो प्राथमिक परत होती है ये स्थायी होती है, स्थायी परत। प्राथमिक परत पर जो आवेश रहता है वो ही कोलाइड का आवेश रहता है। प्राथमिक परत के ऊपर जो आवेश रहता है वही क्या रहता है? कोलाइड का आवेश। इसका मतलब ये कैसा कोलाइड है? धनावेशित कोलाइड है। कैसा कोलाइड है ये? धनावेशित कोलाइड है। और इसके चारों ओर जो ये Cl- आयनों की लेयर बनी है, इस वाली लेयर को अपन बोलते हैं द्वितीयक परत। इसे अपन क्या बोलते हैं? द्वितीयक परत। ये वाली द्वितीयक परत, और ये गतिशील होती है, ये गतिशील होती है। ठीक है ना? तो अगर आपको ये देखना है कि कोई कौन सा कोलाइड कैसा है, धनावेशित या ऋणावेश, तो आप ये देखो कि कोलाइडी कणों पर जो आवेश है वो कौन सा है। अगर इन पर प्राथमिक परत धनावेशित है तो धनावेशित कोलाइड होगा, और ऋणावेशित है तो ऋणावेशित कोलाइड होगा। तो ये इस प्रकार से, इसी मेथड को अपन क्या बोलते हैं? पैप्टीकरण। आ गया समझ में? किसी ताजा बने हुए अवक्षेप में विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाकर उसे कोलाइड में बदलना ही क्या कहलाता है? पैप्टीकरण कहलाता है।
ये मैंने फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताजा अवक्षेप लिया, ताजा अवक्षेप, इसमें फेरिक क्लोराइड मिला दिया कुछ मात्रा में। फेरिक क्लोराइड मिलाने से क्या होता है, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के कण अणु अपने सतह पर फेरिक आयनों का क्या कर लेते हैं, अधिशोषण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अधिशोषण कर लेते हैं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ भाई, इसे मैं डाल दूं मैं। अब देखिए, गतिशील परत और स्थायी परत, ये ध्यान रखना भाई दोनों, कि हमको धनावेशित और ऋणावेशित प्रैक्टिकरण विधि द्वारा धनावेशित और ऋणावेशित सोल बनाने, मान लीजिए, तो अपन और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, और उदाहरण देखो। सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, AgNO3 प्लस Ki। सिल्वर नाइट्रेट का अवक्षेप पोटेशियम आयोडाइड विलीन। इससे किस प्रकार तो हम धनावेशित सोल प्राप्त करते हैं और किस प्रकार ऋणावेशित सोल प्राप्त करते हैं। यदि मैं AgNO3 को आधिक्य में लूं, AgNO3 को मैं एक्सेस में ले रहा हूं, आधिक्य में, तो यहां पर क्या रिएक्शन होगी, है भाई, KNO3 प्लस Ag, ये रिएक्शन होगी, सिल्वर आयोडाइड बनेगा, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो इससे तो जो हमें सोल मिलेगा, वो सोल कैसा मिलेगा, धनावेशित सोल मिलेगा। कैसा सोल मिलेगा, धनावेशित, धनावेशित। किस प्रकार से, जो आपके AgI का अवक्षेप है, सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप प्राप्त होगा इसका आपको। इस सिल्वर आयोडाइड के अवक्षेप पर Ag प्लस आयन अधिशोषित हो जाएंगे, Ag प्लस आयन क्या हो जाएंगे, अधिशोषित। तो ये धनावेशित सोल मिलेगा। ये क्या मिलेगा आपको, धनावेशित सोल। और जो आपके NO3 माइनस है, नाइट्रेट आयन, ये आपके निकल जाएंगे, इसमें तैरेंगे, गतिशील परत बनाएंगे। इसमें NO3 माइनस, द्वितीय परत में। तो ये तो आपका क्या हो गया, धनावेशित सोल हो गया। अगर इसी में मैं, ये तो पहला हो गया धनावेशित, दूसरा करता हूं, AgNO3 को तो आधिक्य में नहीं लेता, लेकिन पोटेशियम आयोडाइड को आधिक्य में लेता हूं, तो बनेगा तो यही AgI प्लस KNO3, AgI का अवक्षेप प्राप्त होगा और KNO3। लेकिन इस बार क्या होगा, आपको आयोडीन माइनस का अधिशोषण होगा AgI पर। AgI पर किसका, एक चीज ध्यान देने की है, जो आयन उपस्थित होता है, जिसका अवक्षेप है, AgI का अवक्षेप है, तो AgI का अवक्षेप है, तो ये किस आयन का अधिशोषण आसानी से करेगा, या तो सिल्वर आयन का या आयोडाइड आयन का। अब यहां पर अपन ने Ki को आधिक्य में दिया है, तो आयोडीन माइनस आधिक्य में है, तो आपका जो अवक्षेप बनेगा AgI का, उस पर किसका अधिशोषण होगा, आयोडीन माइनस का
उस पर किसका अधिशोषण होगा, आयोडीन माइनस का। ये AgI, ये तो अवक्षेप है। इस अवक्षेपित अणु पर, कोलाइड अणु पर किसका होगा, आयोडीन माइनस का, क्योंकि ये आधिक्य में है। अधिशोषण उस आयन का होता है जो आयन आपके अवक्षेप में उपस्थित है। अब AgI का अवक्षेप है तो AgI में Ag प्लस आयन या आयोडीन माइनस आयन, ये दो आयन ही उपस्थित हैं। तो यहाँ पर तो Ag आधिक्य में था इसलिए Ag प्लस आयन का वो हुआ अधिशोषण। यहाँ पर आयोडीन आधिक्य में तो आयोडीन का वो हुआ है। और बाकी जो K प्लस आयन है वो विलयन में गतिशील परत बनाएंगे। K प्लस आयन ये गतिशील परत बनाएंगे। तो ये धनावेशित या ऋणावेशित सोल कैसे प्राप्त करना है उसका हो गया एक उदाहरण। ये आपकी पैप्टिकरण मेथड हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये धनावेशित सोल है, स्थायी परत पर जो आवेश होता है धनावेशित सोल, और ये ऋणावेशित सोल है। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। बता दो भाई। अब आता है आपका दूसरी विधि, संगणन विधियां। अवक्षेपण विधियां कंप्लीट हो गई। अवक्षेपण विधियां आपकी तीन ही थी, यांत्रिक अवक्षेपण, विद्युत अवक्षेपण और पैप्टिकरण। अब आता है संगणन विधियां। संगणन विधि में अपन समूहन कराया जाता है। मेनली इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा कोलाइड विलयन प्राप्त किया जाता है। रासायनिक क्रिया कराकर, रासायनिक क्रियाओं द्वारा, रासायनिक क्रियाओं द्वारा कोलाइड विलयन प्राप्त किया जाता है। कोलाइड विलयन प्राप्त किया जाता है। जैसे इसमें सबसे पहली विधि आती है अपचयन द्वारा। अपचयन द्वारा, इस विधि द्वारा हम मेनली ओरम और सिल्वर, Ag, Au और प्लेटिनम कॉपर के अवक्षेप के कोलाइड प्राप्त करते हैं। कोलाइड, इनके लवणों के विलयनों का क्या करा जाता है, इन धातुओं के जो लवण के विलयन होते हैं, जलीय विलयन, उनका अपचयन कराया जाता है विभिन्न अपचायकों द्वारा। फॉर एग्जाम्पल जैसे AuCl3, इसका अपचयन कराते हैं हम स्टेनस क्लोराइड SnCl2 से। तो हमको यहाँ पे 3 SnCl3 Cl4 सॉरी +4 दिखाएगा ना, 4 या 12, 3 6 6 6 12, ठीक है। और 2 AU, तो AU का ये कोलाइड प्राप्त हो गया। AU का क्या प्राप्त हो गया, कोलाइड। इसको अपन बोलते हैं
कासियस पर्पिल। एयू के कोलाइड को क्या बोला जाता है? कासियस पर्पिल। पर्पिल कासियस पर्पिल है। या ऐसे ही सिल्वर AgCl है। AgCl के टैनिक अम्ल द्वारा क्या कराते हैं? अपचयन। तो हमको Ag का कोलाइड प्राप्त होता है। Ag कोलाइड। देखो इन दोनों के लिए जो स्थायी कारक, ये दोनों अस्थायी होते हैं, Au का कोलाइड भी और Ag का कोलाइड भी। तो इनमें स्थायी कारक के रूप में जिलेटिन और अंडे की जर्दी का उपयोग किया जाता है। Au के कोलाइड में तो जिलेटिन स्थायी कारक, और Ag के कोलाइड में अंडे की जर्दी मिलाई जाती है। अंडे की जर्दी, ध्यान रखना, ये स्थायी कारक के रूप में स्थायी। ठीक है ना? आ सकता है, छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिल्वर कोलाइड को स्थायी बनाए रखने के लिए किसका, कौन सा स्थायी कारक काम में लिया जाता है? अंडे की जर्दी। या गोल्ड के कोलाइड को, कार्सियस पर्पिल के कोलाइड को स्थायी रखने के लिए कौन सा स्थायी कारक काम में लेते हैं? जिलेटिन। ठीक है भाई, ये आपकी कौन सी विधि हो गई? अपचयन विधि। कौन सी विधि हो गई? अपचयन विधि। अब इसमें दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी आती है ऑक्सीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं में। संघनन विधियों में दूसरी जो विधि आती है वो आती है ऑक्सीकरण। अपचयन हो गया, अपचयन के बाद ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण विधि द्वारा हम सल्फर व आयोडीन के क्लोराइड प्राप्त करते हैं। सल्फर व आयोडीन के सोल प्राप्त करते हैं। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया SO2 से कराते हैं, तो हमें सल्फर का तो क्लोराइड प्राप्त होता है 3S प्लस 2H2O, सल्फर का क्लोराइड सोल, सल्फर सोल। या आपके HiO3 की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं, तो हमको आयोडीन का सोल प्राप्त होता है 3I2 प्लस जल मिल जाता है 3H2। यहाँ पे 5 और 1 6, तो 3H2। यहाँ पर आप देखो ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये ऑक्सीकरण विधि होगी। तीसरी विधि आती है उभय अपघटन। ये विधि अविलय कणों के लिए काम में आती है। इनकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके पेप्टिकरण की या विद्युत परिक्षेपण ब्रेडिंग आर्क विधि, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इनमें से कमी आते हैं क्वेश्चन संगणन विधियों में से, रासायनिक अभिक्रियाओं पर आधारित है। उभय अपघटन तीसरी विधि आती है, उभय अपघटन। ये विधि अविलय कणों के कोलाइड विलयन बनाने में काम आती है। अविलय कणों के
कोलाइड बनाने में काम आती है। जैसे मरकरी साइनाइड है HgCN2, इसकी क्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं H2S से, तो HgS मरकरी सल्फाइड प्लस 2HCl, तो इसका कोलाइड मिल जाएगा HgS का कोलाइड। और एक और एग्जांपल देख लो, AgNO3 की क्रिया कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया KX KI या KBr से कराओ, KI से कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है AgI और KNO3। अभी AgI का अवशेष प्राप्त हो जाएगा। चौथी आती है जल अपघटन। जल अपघटन, जल अपघटन में अपन क्या करते हैं, आयरन एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड होके कोलाइडी विलयन प्राप्त करते हैं। Fe क्रोमियम, आयरन क्रोमियम एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड के सोल। फॉर एग्जाम्पल देख लो, FeCl3 का जल अपघटन कराओ, FeCl3 का आप जल अपघटन कराओगे तो क्या होगा, FeOH का होल थ्राइस और 3HCl, 3H2 से कराओगे तो इसका सोल मिल गया फेरिक हाइड्रोक्साइड का। सिंपल है, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा करा रहे हैं अपन। और आता है इसमें दो मेथड और है छोटे छोटे। पांचवा मेथड आता है विलायक के विनिमय से। विलायक के विनिमय से, मतलब ये विधि वहां काम आती है जहां पर कोई पदार्थ एक विलायक में तो विलय हो, कोई पदार्थ एक विलायक में विलय हो और दूसरे विलायक में अविलय हो। और वो दोनों विलायक आपस में क्या हो, मिश्रणीय हो, एक दूसरे में मिलते हो, तो अविलय हो। और दोनों विलायक क्या हो, एक दूसरे में मिश्रणीय हो। ठीक है ना, तो वहां पर ये विधि काम में आती है। जैसे उदाहरण के लिए जो सल्फर रहता है, सल्फर अल्कोहल में विलय है, सल्फर अल्कोहल में विलय, वह जल में अविलय है, जल में नहीं घुलता ये। तो हम क्या करते हैं, सल्फर का जो विलयन है, सल्फर के अल्कोहली विलयन का जल में डाल देते हैं। सल्फर के अल्कोहली विलयन को क्या करते थे, जल में डाल देते हैं, जिससे सल्फर का जल में कोलाइडी विलयन तैयार हो जाता है।
तो सल्फर के अल्कोहली विलयन को, सल्फर के अल्कोहली विलयन को जल में डालने पर, जल में डालने पर सल्फर का कोलाइड विलयन बन जाता है। ठीक है ना। तो विलायक का विनिमय, मतलब विलायकों का विनिमय कर दिया, एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिया, उससे एक विलायक में विलय है, दूसरे में अविलय है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लीजिए भाई। लास्ट आता है आपका पदार्थ की वाष्पों का द्रव में संघनन। ये सिंपल सा है। छठा, पदार्थ की वाष्प का द्रव में संघनन। मतलब क्या करते हैं, किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं, उबालते हैं और उसकी वाष्प प्राप्त कर लेते हैं, उस वाष्प को फिर किसी द्रव से गुजारा जाता है। जब द्रव से गुजारते हैं तो उस पदार्थ का हमें कोलाइड विलयन पदार्थ प्राप्त हो जाता है। पदार्थ की वाष्प को द्रव से गुजारने पर उस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, आपका जो सल्फर और पारे के कोलाइड विलयन है वो इसी विधि द्वारा बनाए जाते हैं। सल्फर व पारे के इस विधि द्वारा। ठीक है भाई। तो ये हमारी कोलाइड निर्माण की विभिन्न विधियां हो गई, परिक्षेपण विधियां और संघनन विधियां। परिक्षेपण विधियां 3 थी, यांत्रिक परिक्षेपण, विद्युत परिक्षेपण और आपका जो तीसरी विधि थी वो पैप्टिकरण। संघनन विधियां 6 हैं, पर सबकी सब रासायनिक अभिक्रियाएं इजी हैं। अपचयन, ऑक्सीकरण, उभय अपघटन, जल अपघटन और आपका विलायकों का विनिमय, और ये लास्ट पदार्थ की वाष्प का द्रव में संघनन। ये 6 विधियां हैं। सबके थोड़े थोड़े एग्जाम्पल याद रखने, एक एक। यहां पर हमने निर्माण की विधियां देख ली हैं। अब अपन जो देखेंगे वो आएगा इनके कोलाइड के विलयनों के शुद्धिकरण, कोलाइड विलयनों का शुद्धिकरण निर्माण की विधियों के द्वारा। कोलाइड विलयनों का शुद्धिकरण। देखो, इन विधियों द्वारा जो हम कोलाइड विलयन तैयार करते हैं, इनमें कुछ आयनिक और अनायनिक अशुद्धियां रह जाती हैं। तो इन अशुद्ध कोलाइड विलयनों को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है, उसके लिए 3 विधियां काम में आती हैं। कोलाइड विलयनों के शुद्धिकरण के लिए 3 विधियां काम में आती हैं, 3 विधियों द्वारा होता है।
तीन विधियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहली विधि है अपोहन विधि, डायलाइसिस। अपोहन, अपोहन विधि। देखो विलियन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो सूक्ष्म कण होते हैं वो आपके चरम पत्र या जांतव झिल्ली से विसरित हो जाते हैं, जबकि जो बड़े कण रहते हैं, मतलब विलियन के कण जो रहते हैं, आयन जो रहते हैं, वो तो चरम पत्र से या जांतव झिल्ली से क्या हो जाते हैं, विसरित। लेकिन कोलाइड के कण जो जांतव झिल्ली से विसरित नहीं होते। तो इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है इसमें। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक पात्र में जल भरते हैं, पानी भरा जाता है एक पात्र में, और उसमें जांतव झिल्ली में बांधकर कोलाइड विलयन को, अशुद्ध सोल को भर लेते हैं। ये आपका हो गया अशुद्ध सोल, अशुद्ध सोल। ये आपका जांतव झिल्ली, जांतव झिल्ली से आयनिक और अनायनिक अशुद्धियां तो निकल जाएंगी, लेकिन कोलाइड के कण विसरित नहीं होंगे। चारों तरफ ये वाटर होती है, वाटर के बहने की व्यवस्था करते हैं, यहां से वाटर को एंटर करते हैं, ठीक है भाई, और यहां से वाटर निकलता है। तो इस बहते हुए जल में कोलाइड अशुद्ध सोल को जांतव झिल्ली में बांधकर लटका दिया जाता है। जो आपके अनायनिक और आयनिक अशुद्धियां रहती हैं वो तो इससे पार हो जाती हैं, तो जल के साथ बह जाती हैं, और शुद्ध कोलाइड जो है वो आपका इस झिल्ली में बचा रह जाता है। इसी विधि को अपन क्या कहते हैं, अपवहन विधि। इसका डायग्राम आ सकता है एग्जाम में। ये आपकी अपवहन विधि है, इजी सी है, पढ़ चुके हो आप। कि जांतव झिल्ली के बारे में बताया था ना थॉमस ग्राम ने। जांतव झिल्ली क्या है, जिससे विलियन के कण तो पार हो जाते हैं लेकिन कोलाइड के कण पार नहीं होते। तो इस प्रकार से इसमें जो विद्युत अपघट्य की अशुद्धियां रहती है उनको निकाल दिया जाता है। ये तो हो गई पहली मेथड। दूसरा आता है वैद्युत अपोहन। दूसरी विधि क्या आती है आपकी, वैद्युत अपोहन। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। चलो क्या, वैद्युत अपोहन, अपोहन जैसी ही है। दूसरी विधि है वैद्युत अपोहन। वैद्युत अपोहन, वैद्युत अपोहन में अपन क्या करते हैं, यही रहेगा मेथड, अपोहन ही होगा, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक प्लेटें और लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक प्लेटें। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये एनोड और ये कैथोड। देखो जो अपवहन है वो धीमी प्रक्रिया है, खाली अपवहन। इसी प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपन क्या करते हैं, वैद्युत अपवहन काम में लेते हैं। जो आपके विद्युत अपघट्य की अशुद्धियां हैं विलियन में, विद्युत अपघट्य की, जैसे NaCl की, KCl की, MgCl2 की,
तो आपको पता है विद्युत अपघट्य में आयन रहते हैं और वो आयन विपरीत प्लेट की ओर क्या होते हैं, तेजी से आकर्षित होते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आपके यहां पर इसमें से तेजी से विपरीत आवेशित आयन, जो आवेशित आयन है वो विपरीत प्लेटों की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे, तो तेजी से निकलेंगे। जैसे धनायन तो ऋण प्लेट की ओर जाएंगे और जो ऋणायन है वो धन प्लेट की ओर जाएंगे, तो तेजी से होगा अपोहन। यही आपकी क्या है, वैद्युत अपोहन विधि है। ठीक है ना, दोनों एक जैसी हैं, सिर्फ अंतर यह है कि वैद्युत अपवहन तो फास्ट मेथड है, इसमें विद्युत अपघट्य तेजी से निकलते हैं जानतर झिल्ली से, जबकि अपवहन में क्या होगा, धीरे धीरे निकलेंगे। ये है इसमें दोनों अंतर। अब तीसरा मेथड देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, मैं इसको मैं डाल रहा हूं। तीसरा मेथड देखते हैं शुद्धिकरण का। तीसरा मेथड है अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन, अति सूक्ष्म निस्यंदन, या जिसे अपन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अति सूक्ष्म निस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये क्या होता है कि हम फिल्टर पेपर लेते हैं, जो साधारण फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पत्र, उससे क्या होता है, उसके कण, उसके जो छिद्र होते हैं वो बड़े होते हैं, तो उनसे सभी प्रकार विलायक के भी, अशुद्धियां भी और कोलाइड विलयन आर पार हो जाता है। लेकिन इसी फिल्टर पेपर को कोलोडियन विलयन में डुबाकर प्रयुक्त किया जाता है, डुबाकर प्रयुक्त किया जाता है। कोलेडियन विलयन कैसे बनाया जाता है, एल्कोहल ईथर प्लस 4% नाइट्रोसेलुलोज, एल्कोहल प्लस ईथर प्लस 4% नाइट्रोसेलुलोज, ये आपका कहलाता है कोलेडियन विलयन। इस कोलेडियन विलयन में फिल्टर पेपर को डुबो देते हैं, जिससे उसके जो छिद्र रहते हैं, बड़े छिद्र, उन बड़े छिद्रों पर इसका आवरण जम जाता है और उन छिद्रों का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। उन छिद्रों का आकार क्या हो जाता है, छोटा, इस तरह से। अब उसमें से विलायक और विद्युत अपघट्य की अशुद्धियां पार होती हैं, कोलाइडी कण उसके पार नहीं जाते। तो अपन क्या करते हैं, कोलेडियन विलयन में डूबे हुए फिल्टर पेपर को प्रयुक्त करते हैं, उसके द्वारा छानते हैं अशुद्ध जो आपका कोलाइड विलयन है, तो उसमें से विलायक और अशुद्धियां तो निकल जाएंगी छिद्रों में से, लेकिन कोलाइडी कण ऊपर ही रह जाएंगे। तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, अति सूक्ष्म निस्यंदन। बस इसको इतना सा याद रखना है, सिंपल छानने वाला मेथड है, पर जो छलनी काम में ले रहे हैं वो सिंपल फिल्टर पेपर काम में नहीं ले रहे, बल्कि उसको कोलेडियन विलयन में डुबाया जाता है। यहाँ पर कोलेडियन विलयन में ये अल्कोहल ईथर और 4% नाइट्रोसेलुलोज का मिश्रण क्या कहलाता है, कोलेडियन विलयन। इसके स्थान पर इसको जिलेटिन में भी डुबा सकते हैं, उससे भी वो आवरण जम जाएगा और उसके छिद्र क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, फिल्टर पेपर के जो रंध्र हैं वो क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो ये आपके कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की विधियां हो गई। कोलाइडी कणों का शुद्धिकरण हो गया, निर्माण की विधियां पढ़ ली, शुद्धिकरण की विधियां पढ़ ली, दोनों इंपॉर्टेंट है, परिक्षेपण विधियां भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो शुद्धिकरण की विधियां हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके डायग्राम एग्जाम में आते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कोलाइडी विलयनों के गुण, जो कि अपन अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, आपके कोलाइडी विलयनों के गुण।